ये देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ट्रेड थियरी है। ट्रेड थियरी में पहला चैप्टर है हमारा सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है कि जनरली जो भी क्राफ्टमैन है या फिर जो भी इंस्ट्रक्टर है या जो भी स्किल्ड पीपुल है वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सीडेंट को या कोई भी ऐसे इंसिडेंट को रोक सके जिससे हमें कुछ नुकसान पहुंचे, इसलिए सेफ्टी को भी पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि जनरली एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, they caused most accidents are avoidable. A good craftsman having a knowledge of various safety precaution, यानी कि जो भी क्राफ्टमैन होता है, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन होता है, उसको नॉलेज होता है कि कैसे करके जो भी एक्सीडेंट होने वाले हैं उसकी सेफ्टी और प्रिकॉशन के बारे में उसको पता होता है। अगर कोई इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में या फिर अपने वर्किंग फील्ड में, उससे भी क्या सेफ्टी है या फिर उसको भी डैमेज होने से बचाएं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि OSH, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ। मतलब वो सेफ्टी जो जब किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हुए जो हमारी सेफ्टी होती है ना, उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम कंपनी के अंदर काम करते हैं या फिर कहीं ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ ज़्यादा खतरा हो, तो उस हेल्थ और उस सेफ्टी को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहते हैं, जो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कंपनी आपके हेल्थ को देखता हुआ है। जैसे देखिए वो ऐसे चीज़ें एरिया ऑफ कंसर्न एंड प्रोटेक्टिव द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपुल engaged, co-worker, family member, employees, customers and many others who might be affected by the वर्क स्पेस इन्वायरमेंट, यानी कि वर्क स्पेस इन्वायरमेंट जहाँ हम काम करते हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ लोग रहते हैं कैसे सेफ्टी से रहते हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, या फिर यहाँ मान लीजिए कोई टॉक्सिक स्मोक निकल रहा हो जिससे एम्प्लॉयज़ को कोई इफेक्ट पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए OSH बनाया गया है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा देखिए वर्क स्पेस एंड सेफ्टी। वर्क स्पेस एंड सेफ्टी यानी कि काम करने के दौरान जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के प्रिकॉशन के बारे में, और वहाँ इंडस्ट्रियल देखिए ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस्ट्री हैविंग टू कंपेन द लीगल डायरेक्शन टू टेक केयर फॉर द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। जो वहाँ के इंडस्ट्रियल होते हैं ना, वो हमारे हेल्थ और अपने वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। इसलिए जहाँ भी हम काम करते हैं एक तो अपने पास खुद सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए इक्वली द वर्कर्स हैव मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फॉलो द ऑल सेफ्टी नॉर्म्स एंड हेल्थ ऑन द शॉप फ्लोर पे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभानी चाहिए, जिससे हम खुद सेफ रहें, अपने इक्विपमेंट को सेव करें और जहाँ काम कर रहे हैं उस कंपनी को भी सेफ बनाएं। ये देखिए एक चार्ट डायग्राम है। अगर वैल्यूअल बेस्ड, यहाँ सेफ्टी को देखते हुए लोग अगर इधर से भी जा सकते हैं तो उनको केयर, मोटिवेशनल और एटीट्यूड होना ज़रूरी है। अगर रिस्क बेस्ड में जाते हैं तो भी वो कंपटीशन, अवेयरनेस और बिहेवियर भी उनको चाहिए। अगर ये सब भी सही रहेगा तभी हम सेफ्टी को कर पाएंगे, नहीं तो बहुत लोग का बिहेवियर एटीट्यूड वाला होता है तो सेफ्टी को ध्यान नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE किट जिसे बोलते हैं। नॉर्मली PPE किट तो डॉक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो हम लोग के लिए भी एक PPE किट होता है। जैसे देखिए डिवाइस, इक्विपमेंट एंड क्लॉथ यूज्ड और worn by the employees as a last resort and protect against hazards in the workshop। वर्कशॉप में या वर्क प्लेस में जो हैजार्डस होता है, रिस्क होता है, डेंजर होता है, उससे सुरक्षित करने के लिए हमें PPE किट दिया जाता है। जैसे उसके अंतर्गत क्या आता है, बेसिक प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, हेलमेट आता है, सर को बचाने के लिए ग्लव्स, हाथ में कोई भी हैजार्डस मटेरियल जैसे ग्रीस हुआ, ऑयल हुआ है, जिससे स्किन में इन्फेक्शन हो सके या कुछ और हो सके, इसी ग्लव्स दिया जाता है। सेफ्टी ग्लासेस दिया जाता है। मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, मेटल टूट के आपकी आंखों में लग सकता है, इसलिए ग्लास भी दिया जाता है। शूज, सेफ्टी शूज बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, सामान मटेरियल आपके हाथ से छूट गया, गिर जाए, इसलिए शूज भी दिया जाता है। ईयर प्लग दिया जाता है। ईयर प्लग वहाँ दिया जाता है जहाँ साउंड पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जैसे कोई बड़ी मशीनरी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ साउंड ज़्यादा क्रिएट होता है, इसलिए ईयर प्लग दिया जाता है। मफ दिया जाता है। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है। और रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वहाँ दिया जाता है जहाँ जैसे कि कुछ
क्या कहते हैं, गंध वाली स्मेल निकलती है, तो हाँ ऐसे प्रोडक्ट दिया जाता है जिससे आप सांस ले सकें। ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया जाता है। ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी को एक किट के तौर पे उसको कवर किया जाता है जिससे हमें नुकसान ना पहुंचे, जिससे हम अच्छे से वर्कशॉप में काम कर सकें और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकें, जिससे हम भी सुरक्षित रहें और कंपनी भी सेफ रहे। अगला पॉइंट है फायर। फायर क्या है? फायर हम जानते हैं, फायर लगने के लिए हमें 3 चीज़ ज़रूरत होती है। क्या क्या? ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। इन तीनों के कम्बिनेशन से ही फायर लगते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर ना हो तो फायर नहीं लग सकता है। इसीलिए अगर हम फायर को बुझाते हैं तो बुझाने के लिए हम इन तीनों में से कोई एक चीज़ को हटा सकते हैं। जैसे फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ये क्या काम करता है? जो यहाँ पर ये तीनों मटेरियल होते हैं ना, इन तीनों मटेरियल में से किसी एक को हटाता है। जैसे यहाँ देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो देखिए, पहला होता है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। इसके 2 कैटेगरी होते हैं, कार्टेज टाइप, स्टोर प्रेशर टाइप। दूसरा होता है फॉर्म एक्सटिंग्विशर, फ्लेमेबल लिक्विड फायर, रनिंग लिक्विड फायर। तीसरा होता है ड्राइड पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड और हैलोजन एक्सटिंग्विशर। ये इतने प्रकार के होते हैं जिससे हम आग बुझा सकें। लेकिन जो अधिकतर यूज होता है, हम वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। जैसे स्टोर प्रेशर है, स्टोर प्रेशर एक्सटिंग्विशर हैज द एजेंट एंड प्रेशर मिक्सड इन द सेम कंटेनर इनसाइड द एक्सटिंग्विशर। ये उस समय यूज होता है जब मान लीजिए कोई नॉर्मल आग लगी हुई, तब हम इसको यूज करते हैं। प्रेशर से उस पर वाटर डालते हैं और एक ही कंटेनर में सब भरा होता है, जिससे हम उस पर डालते हैं और बुझ जाता है। और ये देखिए, कैटेज ऑपरेटर टाइप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ये होता है इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन मिलता है ना आग को ऑक्सीजन ना मिले, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है जिससे वो जल्दी बुझ जाए। अगला पॉइंट है हमारा फर्स्ट एड। देखिए, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ, तो उस समय जो वहाँ रहता है या फिर जो भी वहाँ है, वो पहले पेशेंट को फर्स्ट एड देता है। अगर फर्स्ट एड ना दिया जाए तो शायद मरीज मर सकता है, इसलिए फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट एड भी पर्पज़ क्या होता है फर्स्ट एड का? पहला क्या है? द सस्टेन लाइफ को बचाने के लिए। द प्रिवेंट सफरिंग, जो उसका दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको कम किया जा सके। प्रिवेंट सेकेंडरी कम्प्लिकेशन, मान लीजिए कहीं उसका हाथ ऐसे टूट गया है, तो लटक रहा है, झूल रहा है, तो शायद वो उससे ज़्यादा उसका दर्द हो और मर जाए, इसलिए उसको भी हाथ को पकड़ के बांध देते हैं। प्रमोट स्पीडी रिकवरी, और उसके रिकवरी के लिए भी जो भी पॉसिबिलिटी हो सके उसको हम करते हैं। प्रिपेयर फॉर द फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसको मतलब एक तरह से नॉर्मल ट्रीटमेंट दे देते हैं जो हॉस्पिटल तक जा सके और उसको वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मेन एम क्या है? द की एम्स ऑफ फर्स्ट एड कैन बी समराइज्ड इन 3 वेज। 3 प्रकार के एम्स होते हैं हमारा। पहला क्या है? प्रिजर्व लाइफ। पहला इंपॉर्टेंस क्या आता है कि हम लाइफ को सेव करें, यानी कि प्रथम उपचार के साथ साथ हमारा पहला एम यही है कि हम लाइफ को सेव करें। ऐसा कुछ करें जिससे वो मरे ना, मतलब कुछ देर तक जिंदा रहे, जिससे उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रिवेंट फर्दर हार्म। जो उसको नुकसान हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है या सफ़र हो रहा है, उसको भी बचाया जाए। मान लीजिए कोई हड्डी टूट गई या कुछ टूट गया, तो उस चीज़ को उसके हाथ से बांध के रखा जाए उसके बॉडी से, जिससे उसे ज़्यादा पेन ना हो। प्रमोट रिकवरी को भी हम प्रमोट करते हैं। मान लीजिए उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो उसको हम सांस दें, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को हम रोकने की कोशिश करते हैं फर्स्ट एड में। यही 3 एम होता है हमारे पास फर्स्ट एड में। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ 5S कॉन्सेप्ट ये यूज होता है हर एक वर्कशॉप में। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में है तो वहाँ के वर्कशॉप में यूज होता है। मान लीजिए अभी आप क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर हैं, तो वहाँ आप जहाँ भी लैब में जाते हैं वहाँ भी हम 5S का यूज करते हैं। क्योंकि जो 5S होता है एक स्टैंडर्ड है। इसके अनुसार अगर हम काम करते हैं तो कि सारी प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं जो भी एक लैब में होता है। जैसे इसका पहला पॉइंट क्या है? सॉर्ट माने किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, छांटना, बीनना। जैसे मान लीजिए 50 प्रकार के मटेरियल मिला दिया जाए और मुझे चूज करना सिर्फ एक ही मटेरियल है, तो उस कलर के जितने भी मटेरियल सबको उठा के अलग अलग करना, बिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, सॉर्टिंग करना, यानी कि छांटना। उसको जो कि जापान में उसको क्या बोलते हैं? सीरी बोलते हैं जापान में। ये जो 5S कॉन्सेप्ट लिया गया है जापान से लिया गया है।
ठीक। दूसरा क्या है, सेट इन ऑर्डर। अगर उसको हम छाट लिए हैं, फिर उसको हम व्यवस्थित करते हैं। मान लीजिए कोई अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर है तो रजिस्टर 1 के का रजिस्टर अलग रखो, 5 के का रजिस्टर अलग रखो। इस तरह छाट छाट के उसको एक व्यवस्थित जगह रखते हैं। तीसरा क्या है, साइन। साइन मतलब क्लीन। सब छाट भी लिए हैं, रख भी दिए हैं, लेकिन साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। स्टैंडर्डाइजेशन, उसको स्टैंडर्ड करते हैं। उसको स्टैंडर्ड करते हैं कि स्टैंडर्ड के विस्तृत तौर पर रखो, जो देखने में अच्छा लगे कि हाँ हम एक स्किल्ड स्किल्ड इंस्ट्रक्टर या स्किल्ड क्राफ्टमैन है या स्किल्ड एम्प्लॉय हैं। इससे ये साबित होता है। सस्टेन, सब कुछ करने के बाद भी उसको सही सही सुथरा रख के एकदम वेल मेंटेन कर देते हैं। ये था 5S का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है 7QC टूल। 7QC टूल मतलब क्या होता है, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल। जो क्वालिटी कंट्रोल टूल होता है उस इसके अंतर्गत आता है कि जो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, यानी कि जो क्वालिटी को कंट्रोल करता है, वो 7 प्रकार के टूल होते हैं। पहला क्या है, चेक सीट। चेक सीट होता है डेली लाइफ में चेक सीट। जैसे मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ एक चेक सीट होती है। चेक सीट में ये लिखा रहता है कि जो यहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या उसमें कुछ कमी है, या मान लीजिए कुछ एलईडी यूज़ हो रही है तो एलईडी बल्ब हो जल रही है कि नहीं जल रही है, ये सब उसमें रहता है। डेली बेसिस पे चेक शीट भरा जाता है कि अगर कोई हार्म हो गया तो हम चेक शीट पे क्रॉस मार देंगे या नहीं भरेंगे। तो जो फिर नेक्स्ट लीडर आएगा उसको चेक करने, तो देखेगा कि हाँ यहाँ ये कमी है, तो उसको पूरा किया जाता है। चेक शीट भरना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है कि कंट्रोल चार्ट। एक कंट्रोल चार्ट भी होता लगा हर जगह कि मान लीजिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैनुअली कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेशन होगा, तो हाँ इस तरह के कंट्रोल चार्ट लगे होते हैं जिसको हम उसको भर के उसको रोज भरते हैं। स्टैटिक फिक्सेशन डायग्राम, a technique used to analyze and divide a unit's data into harmonious group called static tool or use। ये भी एक तरह से डायग्राम होता है जो कि हमें यूनिवर्स ऑफ डाटा को डिवाइड करने में मदद करता है। कोई भी डाटा लिखा है मशीनरी की या कोई टूल है उसका डाटा है, तो उसको डिवाइड कर करके अलग अलग लिखा जाता है, डायग्राम बनाया जाता है। ये देखिए पेस्टो चार्ट, ये पेस्टो चार्ट भी है। ये पेस्टो चार्ट हेल्प टू नैरो द प्रॉब्लम एरिया और prioritize द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फॉर करेक्टिव मेजर। जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होता है उसको हम करेक्टिव मेजर के रूप में लिखते हैं। उस चार्ट के हेल्प से उस प्रॉब्लम को हम क्रेटिफाई करते हैं, फिर उसको लिखते हैं चार्ट पे, फिर उसको हम बार ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे दूसरों को भी पता चले कि हाँ यहाँ क्या क्या चीज़ हार्मफुल है, क्या चीज़ सेफ्टी में है। अगला है हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राम भी एक तरह से क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ डाटा यानी कि डाटा को एक सेट में लिखना होता है। मान लीजिए ऐसे नहीं लिख दिया कि इधर रजिस्टर हो गया, इधर कैथोड हो गया, इधर कुछ हो गया या कैपेसिटर हो गया ना। एक सीक्वेंस में लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हिस्टोग्राम होता है। द बार ग्राफ आर शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाटा वैल्यू। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है बार ग्राफ द्वारा। देखिए हिस्टोग्राम आ गया, हिस्टोग्राम भी वही है। ठीक। फिर काज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये देखिए काज एंड इफेक्ट डायग्राम, जो कारण होता है, फिर उसका निवारण क्या होता है, फिर उससे बचने के लिए क्या सेफ्टी मेजरमेंट करना होता है, ये सबको देखते हुए हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके अंदर सारे डिटेल भरते हैं। इस तरह से होता है। अगला है स्कैटर डायग्राम। ये देखिए स्कैटर डायग्राम, ये भी एक तरह से एक डायग्राम होता है, चार्ट कंसंट्रेटेड चार्ट होता है, जिसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं, फाइंड आउट करते हैं, दो वेरिएबल्स या दो मटेरियल के बीच में कंपैरिजन करते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। देखिए अगला टॉपिक हमारा बेसिक हैंड टूल्स। जो हम जहाँ भी मशीनरी में काम करते हैं या फिर जहाँ लैब में काम करते हैं, तो हमारी बेसिक हैंड टूल क्या है वो देखिए। तो बेसिक हैंड टूल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, पिलर्स एंड ट्वीजर्स। स्क्रू ड्राइवर क्या होते हैं? स्क्रू ड्राइवर इज ए टूल यूज टू लीटन एंड लूज स्क्रू, टाइटन एंड लूज स्क्रू, यानी कि स्क्रू को टाइट करने के लिए होता है, उसको लूज करने के लिए होता है, इसलिए स्क्रू ड्राइवर हम यूज़ करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, हर तरह के स्क्रू को खोलने या टाइट करने के लिए काम आते हैं।
ये पिलर्स क्या होते हैं? ये किसी भी जा या पेयर ऑफ लेग्स को ज्वाइंटली प्रिवेट करते हैं, उसको खोलने के काम आते हैं। पिलर मीन्स पिलास टाइप का होता है। ट्वीजर आर यूज टू होल्ड लाइट वेट एंड वेरी स्मॉल कंपोनेंट एंड वेरी थिन वायर्स। ये देखिए ट्वीजर क्या काम करता है? यूज टू होल्ड लाइट वेट, यानी कि हल्का वेट उठाने के लिए काम आता है या होल्ड करने का काम आता है, या फिर कोई स्मॉल कंपोनेंट है तो उसको भी ये वेरी थिन वायर, उसको भी ये क्या करते हैं? वेट करने के काम आते हैं। सेफ्टी हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। अब देखिए जो हैजार्डस मटेरियल होता है या डेंजरस मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेफ्टी कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही, तो वहाँ कोई वायर क्या कहते हैं, बिना उसके पीवीसी कवर के ना हो, कोई वायर कटा ना हो। मान लीजिए कोई आईसी यूज़ कर रहे हैं तो आईसी टूटी ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमें हार्म पहुंच सके, उसके अकॉर्डिंग हम सेफ्टी को बरतते हैं। वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ अगर कोई हैजार्डस मटेरियल यूज़ करता हो, जैसे ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, जिससे हमारी स्किन को इफेक्ट हो सके, इसलिए पहले हम ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स को यूज़ करने के बाद उसको रेड बीन होता है उसमें फेंकते हैं, फिर सोप एंड वाटर से हाथ धुलते हैं अच्छे से, जिससे हमें कम से कम नुकसान हो। ओके।